हे गाइस एंड हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है। उस सीरीज में हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज केस क्वेश्चंस, और उसके लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो करवा रहे हैं, ताकि जो बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा नहीं है और लास्ट मंथ में चाहते हैं अच्छा से अच्छा प्रिपेयर करके अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, उनके लिए सीरीज चलाया जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो बच्चे इस ग्रामीण एरियाज में रहते हैं उनका कुछ भला हो जाए। औपचारिकता के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम पप्पू कुमार है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना सिचुएशन सही नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, मतलब घर से काम कर रहे हैं। कंपनी हम लोग को घर में लैपटॉप सिस्टम्स प्रोवाइड करवा चुकी है और उसको लेकर हम लोग घर में काम कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं चाहता हूँ कि जिस जगह से मैं उठकर आया हूँ, जिस परिवेश से मैं उठ के आया हूँ, जिस ग्रामीण परिवेश से मैं उठकर आया हूँ, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ करूँ। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आप लोगों के बीच फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो क्वेश्चंस A1 गेस पेपर में दिया रहता है, और ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसी को लेकर करवा रहा हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे होंगे तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के तरीके मैंने बता चुका है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्या मैं बताया था कि अगर कोई रो अगर कोई रो या फिर कोई कॉलम को ले लो, उसके एलिमेंट को लो ले और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगा वो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चंस को इजी से इजी तरीका में किया जा सके। अब इजी तरीका में अगर आपको करना है तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी में बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस में क्या होता है कि एक रो को उसके रो के साथ कुछ खेलते हैं, मतलब कुछ एडिशन करते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब उसके रो में कुछ चेंज करते हैं। उसको चेंज करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। वही कॉन्सेप्ट को लेकर मैं इस क्वेश्चंस को करूंगा। तो देखो, क्या मैं इस डिटर्मिनेंट में, अगर इस डिटर्मिनेंट के R1 जो है उसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि R1 माइनस ऑफ R2, तो क्या R1 को R1 माइनस ऑफ R2 करने से क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस ये कहता है कि ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं और इस ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। सिमिलरली R2 को हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस ऑफ R3 लिख सकते हैं। अब ये ऑपरेशन करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ये R1 है ना, और ये R2 है। तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 1 इज 0, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 इज 0, y माइनस जेड, एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ये तो आया। अब इसके इतना सॉल्व करने के बाद देखो तो हम बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि एक रो या एक एलिमेंट, एक एक रो का दो एलिमेंट जीरो हो चुका है। सॉरी, एक कॉलम का जो दो एलिमेंट है वो जीरो हो चुका है। अगर कोई रो या कोई कॉलम का दो एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते थे तो बताए थे कि एलिमेंट, किसी रो को उसके एलिमेंट से में
अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। अब यही तो है ना भैया कि एक कॉलम है, उस कॉलम के एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं। उससे पहले देखो तो क्या इसमें x माइनस वाई और इसमें भी x माइनस वाई है? अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वाई माइनस जेड इसको भी लिख सकते हैं, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। और जीरो में तो कुछ भी, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके कॉमन ले सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ ना, जीरो को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम एक्स माइनस वाई से तो जीरो ही रहेगा। इधर एक्स माइनस वाई तो पहले से है, और इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जीरो इंटू वाई माइनस जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल। वाई माइनस जेड एक पहले से है, ठीक है। वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। वन जेड जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ना? ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके फर्स्ट रो से हम क्या कॉमन कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट रो में देखो x माइनस वाई सभी में है, तो हम x माइनस वाई कॉमन कर लिए, ठीक है। और सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन कर लिए, ठीक है। y माइनस जेड कॉमन कर लिए। और बाकी जो बचा उसको वैसे ही लिख दिए, तो 0 0 1। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से x माइनस वाई कॉमन कर लिए, y माइनस जेड कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे भी बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1, और यहाँ पे बचा क्या? जेड। यहाँ पे बचा x प्लस वाई, यहाँ पे बचा y प्लस जेड, और यहाँ पे बचा जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, है ना? अब क्या करेंगे? तो अब करना कुछ नहीं है, अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी वाई माइनस जेड, मिस्टेक नहीं, वाई माइनस जेड, ठीक है। इनटू, देखो तो इस कॉलम का दो एलिमेंट जीरो है, तो हमको एक्सपेंड जो करेंगे, क्या हम इसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आसान होगा? क्या हम इसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आसान होगा, है ना? तो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। इसको यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। एक्सपेंड करते हैं, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो लिखते हैं एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग along, expanding along first column, expanding along first column, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो इसमें तो जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू, बिग ब्रैकेट लिखते हैं, जीरो इंटू सम को फैक्टर, ठीक है, प्लस जीरो इंटू सम को फैक्टर, प्लस प्लस जीरो इंटू सम, जीरो इंटू इसका को फैक्टर, जीरो इंटू इसका को फैक्टर, वन इंटू इसका को फैक्टर। तो वन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो तो वन है, और ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो लिख सकते हैं क्या? माइनस वन टू दावर थर्ड रो प्लस फर्स्ट कॉलम इंटू, इसका माइनस लिख दो। तो इसका माइनस लिखेगा तो क्या आएगा? इसका माइनस लिखेगा तो वन वन एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, तो लिख दो वन वन, सॉरी वन वन यहाँ है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वाई प्लस जेड, यही तो है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब कर सकते हैं सॉल्व, तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है भाई। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो, यहाँ पे माइनस वन टू दावर थ्री प्लस वन इज वन, इंटू इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड वाई माइनस जेड
इसको बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, यानी कि x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, यानी जेड माइनस एक्स। यानी जो सॉल्यूशन आया क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ऑप्शन देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ऑप्शन डी जो है सही है, यहाँ आंसर भी दिया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बोला द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको या तो ऑपरेशन लगाओ या तो सॉल्व करो। मुझे लगता है जितना देर तुम ऑपरेशन लगाने में समय लगाओगे उससे आसान, उससे कम टाइम में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे। मैं क्या बोला था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आपको इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, देखो इस रो में, सेकेंड रो में एक एलिमेंट जीरो है, तो मुझे लगता है कि इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने में आसान होगा। दिक्कत हो रहा है समझ में, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग along सेकेंड रो, कौन सा रो, सेकेंड रो। तो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई की इंटू इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफैक्टर क्या होगा बताओ। तो सबसे पहले -1 टू द पावर व्हाट, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बाकी क्या होगा, इसके सेकेंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो एलिमेंट क्या बचेगा, 1753, 1753। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो जीरो है, तो प्लस जीरो इंटू इसका कोफैक्टर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जीरो इंटू समथिंग कोफैक्टर इज जीरो, तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं। प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अब इसके लिख दो भाई, क्या होगा, इसका अगर माइनर लिखोगे तो क्या होगा, 2 का, तो सेकेंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 1 2 5, 3 1 2 5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो 2 प्लस 1 पावर 2 प्लस 1 मतलब कि 3, 3 इज ऑड नंबर, -1 पे ऑड पावर रहता है तो माइनस होता है, तो 5 इंटू -1 इज -5। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1 इज 3, माइनस माइनस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 इज 35, 7 पचे 35 होता है ना। प्लस ये तो जीरो हो गया, जीरो लिख दो, प्लस 2 इंटू -1 पे पावर 3 प्लस 2 इज 5, ऑड नंबर दैट इज -1। ऑड नंबर जब -1 पे रहता है तो -1 होता है, तो 2 इंटू -1 इज -2, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट -2, ये प्लस नहीं है माइनस है, -2 इंटू इसको सॉल्व करो तो 5 दूने 10 -2, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। एक सेकेंड में इरेजर ले लेता हूँ, यस ठीक है, 5 तिहाई 15 -2। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, तो यहाँ पे 3 है ना, 3 माइनस 35 इज -5 इंटू माइनस वाट 32, -32, एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू वाट 15 -2 यानी 12। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस इज प्लस, एंड 32 इंटू 5, तो 3 पचे 15, 150, 5 दूनी 60, 160 हो जाएगा, एंड माइनस 160 माइनस 12 दूनी 24, 160 माइनस 24 कितना होगा बताओ, 160 माइनस 24 इज 136, ओ सॉरी 113, 160 माइनस 24, तो 10 में से 4 गया तो 6, हाँ 136 आना चाहिए, और 134 दे रहा है। 12 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 2 इज 13, ठीक है, सॉरी 13 दूने 26, तो 26, 126 माइनस 160 माइनस 26 इज 134,
थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना है ना। 134, थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती करोगे तो गलत हो जाएगा बाबू, इसलिए ध्यान से करना। ठीक है, चलो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ध्यान दो, यहाँ पे इस क्वेश्चंस को ध्यान दो, फिर से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। देखो, अगर मैं ये चैप्टर करवा रहा हूं इसका मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मेरे को करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप का ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट टाइम मेरे को उतना ही लग रहा है ना, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूंगा कि कुछ उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं है, तो मैं उसको लूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ही मैं लॉन्ग आंसर टाइप में करवा दूंगा, है ना। टाइम अपने पास कम है तो वीडियो थोड़ा कम बनेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कह रहा है ए बी सी आर इन एपी, देन डिटर्मिनेंट इज। ए बी सी को कह रहा है कि एपी में है। एपी कहने का मतलब ये है, एपी कहने का मतलब ये है कि ए बी सी इन एपी कहने का मतलब ये है कि ए बी सी तीनों एपी में है। इसका मतलब कि सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू डी। और डी यहाँ पे, सॉरी डी यहाँ पे लिख लेना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब ए बी सी ए पी में रहता है तो सी माइनस बी और बी माइनस ए इज इक्वल टू सेम नंबर होता है, कुछ डिफरेंस जो आएगा सेम नंबर आएगा, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, एपी क्लास 11 में पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या करते हैं इस क्वेश्चन में वो ध्यान दो। देखो, इसको अगर जनरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं अगर वैसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर क्या किया जाए भाई? देखो क्या करते हैं, क्या मैं इसमें ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंस जो था उसको यूज करते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि R2 को मैं लिखता हूँ, R2 को R2 माइनस R3, सॉरी R2 माइनस R1। ठीक है, एंड R3 को लिखता हूँ, R3 को लिखता हूँ R3 माइनस R2। ठीक है, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों को ऑपरेशन सेम टाइम पे यूज करते हैं। तो जब सेम टाइम पे यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर थ्री को लिखेंगे, R3 को लिखेंगे R3, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1। तो सबसे पहले R1 तो सेम रहेगा x+2, x+3 एंड x+2a, सेम रहेगा, रहेगा बिल्कुल रहेगा। अब R2 को क्या करना है, R2 माइनस R1, यानी x+3 माइनस x+2, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2b माइनस 2c, यानी 2 इंटू बी माइनस सी। अरे ऐसा तो कुछ बताया था, ऐसे सॉरी सॉरी, इसमें ये ऑपरेशन करने की बजाय मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा और आसान रहेगा, थोड़ा और आसान रहेगा। ठीक है, थोड़ा और आसान रहेगा, है ना, थोड़ा और आसान रहेगा। देखो, मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑपरेशन यूज करता हूँ, कौन सा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, R3 को लिखता हूँ, R3 को लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, R3 को लिखता हूँ कि R3 को लिखता हूँ R3 माइनस R2, एंड R2 को लिखता हूँ, R2 को लिखता हूँ R2 माइनस R1। यही तो पहले भी कर रहा था ना, हाँ यही कर रहा था, मेरे को दिमाग में पता नहीं क्या आया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, x+3 माइनस ऑफ x+2, तो ये पहले तो फर्स्ट रो तो वही रह जाएगा ना, हाँ x+3 एंड x+2, ये वही रह जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा क्या, 2 इंटू R2 को क्या लिख रहे हैं, R2 माइनस R1, 2 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 1 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा
2 इंटू सी माइनस बी। अरे सी माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है, वाह। अब एक ऑपरेटर और यूज कर दो भाई। क्या यूज कर दो कि अब लिखो तुम अब लिखो तुम कि R2 को लिख दो R2 माइनस R3। जब R2 को तुम R2 माइनस R3 लिखोगे तो क्या होगा, सो देखो। ये पहला रो तो वही रहेगा, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a। जब R2 को R2 माइनस 3 करोगे तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। और 2 इंटू बी माइनस ए और 2 इंटू सी माइनस बी, बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों बराबर है, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, वाह। यानी कि 1 1 2 इंटू सी माइनस बी। अरे वाह। अरे ये क्या आया, अरे ये तो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट ही 0 आ गया। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ऑल एलिमेंट 0 में। क्या पढ़े थे कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए, क्या पढ़े थे कि अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, ऑल एलिमेंट 0 प्रॉपर्टी। तो इस रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज है भाई, है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब बाबू तुम सोचो कि इस तरह कॉन्सेप्ट यूज करने से, हमको प्रॉपर्टी यूज करने से फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि अगर प्रॉपर्टी यूज करते तो हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। अब अगर प्रॉपर्टी यूज कर दिए हैं तो हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं लगा सॉल्व करने में, और इसका रिजल्ट हम लोग 0 फाइंड कर चुके हैं। तो ये फायदा है प्रॉपर्टी यूज करने में। अब प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम ये समझो कि अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो, इसका मतलब तुम एक मजदूर हो जो काम कर रहे हो, मेहनत वाला काम कर रहे हो, पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो। और प्रॉपर्टी यूज करने वाला आदमी को समझ लो कि वो पढ़ा लिखा इंसान है और सिर्फ अपना दिमाग से काम करके पैसा कमा रहा है। एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखो मैं टाइम लेता हूं क्वेश्चंस करवाने में, इसलिए क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस करने का टाइम है, सीख सकते हैं, और सीखेंगे तो आसान होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है इफ ओमेगा इज नॉन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 1। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसका रूट पे आते हैं। इसका रूट पे अगर आएंगे तो देखिए एक्स क्यू माइनस 1, इसको अगर एक्सपेंड करें, आप लोग को फॉर्मूला आता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। अरे ये तो एग्जैक्टली उसी तरीका से है ना, एक्स क्यू माइनस 1 का क्यू लिख सकते हैं ना। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू, इसका नहीं है ध्यान रखना, ये इसका लिख रहे हैं एक्स क्यू माइनस करें एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 1। यही तो आएगा, एक्सपेंड करेंगे तो बिल्कुल ये आएगा। अब बोल रहा है ओमेगा इज 1 रूट। अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर कुछ ऐसा आ गया एक्सपेंड करने के बाद, और उसमें कह रहा है कि इसका रूट है, क्या है, इसका रूट है ओमेगा। अगर ओमेगा एक रूट ही इसका है, यानी x की जगह पर ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ओमेगा इसमें पुट करते हैं तो ओमेगा माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें कह रहा है कि ये इसका रूट है,
तो रूट को अगर उसके जगह पे पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब जीरो आएगा इसका मतलब अगर ये दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो है या तो फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन जीरो है ना? एग्जैक्टली। ये जो अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चैप्टर है, उसको पढ़ोगे तो ये आपको याद रहेगा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है। मैं आपको यहां तक समझा दिया कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो मैं कैसे लिखा हूं कि ये जो दे रखा था एक पॉलिनोमियल दे रखा था जिसमें कह रहा था ओमेगा उसका एक रूट है। अगर ओमेगा उसका एक रूट है तो मतलब अगर ओमेगा उसमें हम पुट कर दे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर उसका वैल्यू जीरो है इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। तो ये जीरो होगा तो लिख दिए। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे, डिटर्मिनेंट पे। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना है बाबू। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसमें भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो इसको मैं क्या करता हूं वो ध्यान दो। आप ये करो कि C1 को लिखो, C1 को लिखो, ठीक है, C1 को लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या मैं बोला? C1 को क्या लिखना है? सारे कॉलम्स को ऐड करना है। तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिए भाई, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, इसमें भी हो जाएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। अरे वाह। इसमें भी क्या हो जाएगा? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा स्क्वायर। और बाकी जो कॉलम्स है वही लिख दो, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा। ठीक है। अरे अभी अभी ये फाइंड किए थे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन जीरो है। इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या कि जीरो 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 यही चीज तो है ना? देखो देखो देखो। ओके, वेरी गुड। ओमेगा स्क्वायर वन वन ओमेगा स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ? इसमें तो सारा एलिमेंट एक कॉलम का जीरो हो गया। इस कॉलम का अगर देखो तो सारा एलिमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। ऑल एलिमेंट जीरो प्रॉपर्टी याद है क्या? बिल्कुल याद है जी। यानी अगर इस कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि वैल्यू इसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट का जीरो हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भैया इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का भी तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है ना। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं बाबू। क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं? देखो मैं क्या करता हूं, देखो प्रॉपर्टी यूज करने का सिंपल मतलब यही होता है बाबू कि ज्यादा से ज्यादा उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को जीरो कर पाए या उस डिटर्मिनेंट में एक रो को पूरा का पूरा जीरो कर दे या उस डिटर्मिनेंट का एटलीस्ट दो रो को सेम एलिमेंट कर दे, वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। मैं यहां पे वही करता हूं कि मैं क्या करता हूं, C2 को ऐसा लिखता हूं। देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। बोलोगे सर आपको दिमाग में कैसे आ गया? तो बाबू रे ये 5 साल से कर रहा हूं, सोचो। तुम आज कर रहे हो, तुम आज पढ़ रहे हो, ये मैं 5 सालों से कर रहा हूं। तो मुझे तो एक्सपीरियंस होगा ही ना। अब मुझे एक्सपीरियंस है तो इसी वजह से मैं कर रहा हूं। कहा जाता है ना, पत्थर को भी घिसोगे तो बालू बन जाएगा। कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है कि मैं कहानी आपसे यहाँ पे बताना चाहता हूं कि एक गांव में एक बार ऐसा हुआ कि वहां पे पानी नहीं था उस गांव में। अब पानी नहीं था तो लोग प्यासे तो मरते नहीं। अब उस गांव के लोग प्यासे नहीं मरते इसके लिए गांव के लोगों ने एक पंचायत बैठाई और उस पंचायत में उन्होंने ये डिसीजन किया इस गांव में एक कुआं खुदवाया जाए।
बिल्कुल डिसीजन हुआ कि उस गांव में कुआं खुदवाया जाए। अब गांव में कुआं खुदवाने की जब बात हुई तो उस गांव के जो मुखिया जी जो थे, वो मुखिया जी ने डिसाइड किया कि गांव के जो बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के पास कुआं खुदवाया जाए। बिल्कुल सही बात है। उस बरगद के पेड़ के पास कुआं खुदवाना शुरू हुआ, और जब कुआं खुदवाना शुरू हुआ तो ये पाया गया कि 20 फीट कुआं खोदा गया लेकिन पानी नहीं मिला। तो जो मुखिया जी का जो ओपोनेंट था, जो मुखिया जी का जो विरोधी आदमी था, उसने ये बताया कि अरे ये मुखिया तो बिना मतलब का काम करता है, ये मुखिया तो किसी का सुनता ही नहीं है, ये अपना सुनता सिर्फ है। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि ये बरगद के पेड़ के पास पानी नहीं निकलेगा। तो लोग ने उस मुखिया के जो विरोधी आदमी को समर्थन करना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है कि बरगद के पेड़ के पास पानी कहाँ से निकलेगा। बरगद का पेड़ जहाँ पे है वहां पे तो बहुत सारा पत्थर है, और पत्थर में पानी कहाँ से निकलेगा। तो जो मुखिया का जो विरोधी था उसको पता चला, वो बोला कि भैया इससे बढ़िया है कि मेरा पीपल के पेड़ के पास खुदवा लो। तो सभी ने, गांव के सभी लोगों ने बोला हाँ हाँ बहुत अच्छा बोल रहा है, पीपल के पेड़ के पास कुआं खुदवाया जाए, पानी ठंडा मिलेगा। तो सभी लोग उसका समर्थन करना शुरू किए। अब जब उसका समर्थन करना शुरू किए तो लोग पीपल के पेड़ के पास मजदूर लगा दिए और कुआं खोदना शुरू हुआ। वहां पे भी 20 फीट कुआं खोदा गया और वहां पर भी पानी नहीं मिला। अब जब 20 फीट कुआं खोदने के बाद पानी नहीं मिला तो गांव के दो चार लोग और आए जो वहां के पढ़े लिखे लोग थे। अब उन्होंने बोला कि ये मुखिया और मुखिया का विरोधी दोनों अपने में लड़ने की वजह से हम लोग पूरा गांव का नुकसान पहुंचा रहा है। अब हम लोग को अपने खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि कुआं कहाँ खुदवाना है, नहीं तो पानी हम लोग प्यासे मर जाएंगे। अब डिसीजन ये लिया गया कि कुआं न तो बरगद के पेड़ के पास खोदा जाएगा और न ही पीपल के पेड़ के पास खोदा जाएगा। तो अब बोला भाई कहाँ खोदा जाएगा। तो एक गांव का एक आदमी था, वो बोला कि इससे बढ़िया है कि फलना आदमी मेरा नीम का पेड़ के पास कुआं खोदा था 10 साल पहले, वहां पे पानी बहुत आसानी से निकल गया था। हालांकि वो कुआं अब नहीं रहा, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि नीम का पेड़ के पास कुआं खोदा जाए। तो फिर गांव के लोग बोला कि हाँ हाँ फलना का कुआं से पानी अच्छा रहता था, पानी मीठा रहता था भाई, ऐसा किया जाए कि नीम के पेड़ के पास पानी खोदा जाए। तो वहां पे कुआं खोदा गया, वहां पे भी 20 फीट कुआं खोदा गया और 20 फीट में वहां पर भी पानी नहीं निकला। अब जब वहां पे भी 20 फीट पानी खोद नहीं निकला तो भाई लोग उस पे भी गुस्साने लगे कि अपने चक्कर में अपना घर के पास कुआं खुदवाना शुरू कर दिया ये। अब भाई सोचो कि 3 जगह कुआं खोदा चुका है, 20-20 फीट का कुआं, और अभी भी पानी नहीं निकला। कुछ लोग तो यह कहने लगे कि इस गांव में पानी ही नहीं है, इस गांव में पानी ही नहीं है। तो उसमें से एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था, पढ़ा लिखा इंसान था, हालांकि उसकी कोई बात नहीं सुनता था गांव में, और उसने एक बात बोली कि मूर्खों, तुम लोग कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम लोग अपने दुश्मनी, अपनी लड़ाई की वजह से गांव में 20-20 फीट का 3 जगह कुआं खुदा चुका है और पानी गांव के लोग अभी भी प्यासे हैं। उसने ये बताया कि अगर सोचो कि बरगद के पेड़ के पास जो तुम कुआं खोद रहे थे, नीम के पास 20 फीट का कुआं खोदे, पीपल के पेड़ के पास 20 फीट कुआं खोदे, अगर सोचो वही कुआं एक ही जगह अगर खोदा जाता, 20-20 फीट 3 जगह खोदने की बजाय अगर 60 फीट कुआं एक जगह खोदा जाता तो क्या पानी नहीं निकलता। मतलब मेहनत 3 जगह करने की बजाय अगर एक जगह मेहनत किया जाता तो क्या पानी नहीं निकलता। इसका मतलब यह है, इस कहानी से मतलब यह है कि
कुआं एक जगह अगर 60 फीट खोदा जाता तो पानी निकलता और गांव के लोग पानी पीते। मेरा इस कहानी का यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि आजकल के जो बच्चे जो हैं वो एक जगह मेहनत करने की बजाय 4-5 जगह मेहनत करते हैं। कुछ यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ लिए, ये नहीं पढ़ाता, वो नहीं पढ़ाता, ये सही पढ़ाता, वो सही नहीं पढ़ाता, ये कहता, वो ये कहता, फलना ये कहता, चिलना ये कहता। इस उलझन में बच्चे फंस जाते हैं और बच्चे जहां पे एक जगह एकत्रित होकर मेहनत करना चाहिए वो मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि एक जगह मेहनत करने से पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आप यहां से भी प्रैक्टिस करने से आप भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बहुत आसानी से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं 5 सालों से ये काम कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एक कुआं यहाँ खोदा, 2 कुआं वहां खोदा, 20 फीट वहां खोदा। मैं कहीं भी कर रहा हूं तो एक जगह खोद रहा हूं कुआं और मैं पानी पी रहा हूं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब चलो मैं चलता हूं अपने क्वेश्चंस पे। इस क्वेश्चंस को करते हैं। इस क्वेश्चन में कि मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि C2 को मैं लिखना चाह रहा हूं, C2 को मैं लिखना चाह रहा हूं कि C2 इज प्लस C3। C2 को मैं लिख रहा हूं C2 प्लस C3। अब ये लिखने के बाद ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो 1 1 1 और C2 प्लस C3 तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। और यहाँ से क्या आ जाएगा, C को तो नहीं मैं चेंज किया हूँ, मतलब थर्ड कॉलम को तो मैं चेंज नहीं किया हूँ, तो C प्लस A प्लस B। ठीक है, ओके। ये डिटर्मिनेंट लिखे। अरे इसमें देखोगे तो दो रो में सेम एलिमेंट है। एक प्रॉपर्टी बताए थे, अगर दो रो में सेम एलिमेंट रहे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगर अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप ये कर लो, A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लो सी कॉलम 3 से, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिए, और 1 1 1 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। हो गया ना। देखो तो ये दो रो का एलिमेंट सेम है। अब दो रो का एलिमेंट जैसे ही सेम आ गया मतलब उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। आंसर बी। कितना आसानी से हो रहा है ना, कि इतना आसानी से इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मेहनत किया हुआ है बच्चा। मेहनत तुम भी करोगे तो तुमसे भी आसानी से होगा। चलो भाई इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान डिटर्मिनेंट है, 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करना है, 10 into 6 को मल्टीप्लाई करना, 30 into 6 को 2 को मल्टीप्लाई करना, तो 10 छक्के 60 और 30 दूने 60, 60 माइनस 60 ही 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ 7 and 2 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस डिटर्मिनेंट से जो इक्वेशन बनेगा उसका दो रूट है 7 और दो दो रूट है, देन द थर्ड रूट इज। सिंपल सी बात है भाई कि एक जो बना है इसका दो रूट 3 रूट है, दो रूट दिया हुआ है, तीसरा रूट फाइंड करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, एक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से इक्वेशन एक बनेगा जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो। और जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो तुम जानते हो कि सम ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर दोगे। दो रूट दिया हुआ है और तीसरा रूट को मान लेना कुछ अल्फा बीटा, कुछ मान लेना अल्फा बीटा गामा, 3 रूट है। अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है 7, बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 और गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है, गामा इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो गामा को निकालना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर लोगे और निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है -b/a। उसको यूज करोगे आप सॉल्यूशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो
इस क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि अरे ये क्या है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे होगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे है मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा लॉग प्रॉपर्टी को ध्यान में दो। लॉग क्लास 11th का है। देखो भाई ये क्वेश्चन आसान था इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, है ना। इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा लॉग प्रॉपर्टी कुछ होता है कि अगर लॉग वन लॉग अगर एक्स बेस वाई, इसको बेस पढ़ते हैं और इसको नंबर बोलते हैं। लॉग एक्स बेस वाई रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई, जैसे यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे वन है, तो वन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने में क्या दिक्कत होगा भाई? लिखने में कुछ दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखोगे वन है तो यहाँ पे लॉग वाई अपन वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा। इसका मतलब थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करते हैं भाई। ठीक है। चलो, जब इसको एक्सपेंड आप करोगे तो कुछ इस तरीका से बनेगा। क्या बनेगा? लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स। यहां से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ एक्स, सॉरी लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। थर्ड सेकेंड रो जो है उसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। सेकेंड रो जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ व्हाट? लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ वाई। लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ वाई। और लास्ट वाला जो है उसको सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ जेड। लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ जेड। लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ जेड। ये हो गया। अरे इसी को लिखे हैं, एक्सपेंड सिर्फ किए हैं, है ना। इसी को लिखे हैं, एक्सपेंड सिर्फ किए हैं। अब देखो इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी इसमें यूज कर सकते हैं? इसमें अगर तुम देखो तो लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स। अरे वन अपॉन लॉग एक्स कॉमन कर सकते हैं क्या? फर्स्ट रो से वन अपॉन लॉग एक्स कॉमन कर सकते हैं क्या? सेकेंड में लॉग वाई है, मतलब वन अपॉन लॉग वाई कॉमन कर सकते हैं क्या? थर्ड में लॉग जेड है, अरे तो वन अपॉन लॉग जेड कॉमन कर सकते हैं क्या? अब कॉमन करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बोला उसको लिख दो भाई। क्या डिटर्मिनेंट बचा? लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड। यहां पे भी क्या बचा? लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ जेड। यहां पे भी क्या बचा? लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड। अरे ये क्या आया? इसका तो पूरा का पूरा एलिमेंट सेम है। इस रो का एलिमेंट, इस रो का एलिमेंट और इस रो का एलिमेंट सेम है। इस रो का भी एलिमेंट सेम है। अगर दो या दो रो का एलिमेंट सेम हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। वाह, यही फायदा है प्रॉपर्टी को यूज करने में। यही फायदा है प्रॉपर्टी के यूज करने। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे फायदा किस चीज का है? बस वही, जो पढ़ा लिखा लोग है कोई आसान काम करके पैसा कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा लोग नहीं मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहा है। इस क्वेश्चंस को करने में यहाँ पे यही चीज लगा है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टी यूज करना आता है, तो प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको कर लेंगे क्वेश्चंस को।
अगर प्रॉपर्टी यूज करना नहीं आता है तो इसको आप सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, तब आप इसको आंसर पे ला पाएंगे। ठीक है, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्या? बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अरे देखो तो, इसका 2 एलिमेंट 1 है, इसका 2 एलिमेंट 1 है। तो आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो कि C1 को C1 माइनस C2 लिख दो और C2 को C2 माइनस C3 लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब जब 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा तो सॉल्व करना आसान हम बता चुके हैं पहले भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 105, इस तरह के इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसमें भी आप प्रॉपर्टी लगा दो। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? तो प्रॉपर्टी लगाओ कि C1 को लिख दो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 को C2 प्लस C2 प्लस C3 लिखोगे तो क्या होगा? तो B माइनस C प्लस ऑफ C माइनस A प्लस ऑफ A माइनस B हो गया। नेक्स्ट करोगे तो C माइनस A प्लस ऑफ A माइनस B प्लस ऑफ B माइनस C, A माइनस B प्लस ऑफ B माइनस C प्लस ऑफ C माइनस A, C माइनस A माइनस B और B माइनस C, A माइनस B माइनस C और C माइनस A हो गया। अब इसको देखो तो प्लस B माइनस B 0, प्लस C ने मार दिया A, माइनस A ने A को मार दिया। इसमें भी कट कुट चलेगा, सिमिलरली जैसे उसमें चला इसमें भी कट कुट चलेगा भाई, मारपीट चल रहा है। अरे वाह, इसका तो 0 हो गया, इसका 0 हो गया। C माइनस A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C माइनस A। अरे ये क्या हुआ? इसका तो पूरा एक कॉलम का एलिमेंट ही 0 है। ऑल एलिमेंट 0 प्रॉपर्टी, ऑल एलिमेंट 0 प्रॉपर्टी ये कहता था कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यानी इसका आंसर 0, ऑप्शन फर्स्ट। चलो भैया नेक्स्ट। अरे ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। चलो भाई करते हैं। देखो, अगर फर्स्ट कॉलम से देखेगा तो x सभी में है, सेकेंड कॉलम में देखेगा तो y सभी में है, z सभी में है। तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग C1, टेकिंग x फ्रॉम कॉलम 1 फ्रॉम C1, y फ्रॉम C2 एंड z फ्रॉम C3। अब x y z हम कॉमन कर लिए, किससे? तो यहां 1 x स्क्वायर, 1 y स्क्वायर, 1 z स्क्वायर। अरे ये तो इतना आसान हो गया भैया। अरे ये तो इतना आसान हो गया, वाह। अभी अभी इसी तरह का अगर एक्स वाई जेड को छोड़ दो, एक्स वाई जेड को छोड़ दो, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, अभी अभी इस तरह का एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए थे क्या? मैं दिखा दूं क्या? चलो भैया दिखा देते हैं। कहाँ है जी, कहाँ है जी? अरे यही क्वेश्चन तो है, यही क्वेश्चन तो है। इसका आंसर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आया था। यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? सॉल्व करने की इसको जरूरत है क्या? बताओ। इसी को तो अभी सॉल्व किए थे ना। जैसे मैं उसको सॉल्व किया था वहां इसको भी वैसा ही सॉल्व करूंगा।
यानी कि एक्स वाई जेड, और जो इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था उसको लिख देते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये इसका आंसर होगा, और ये आंसर कौन सा है, डी वाला। वाह सर, आप तो बिना मेहनत किए आंसर ला दे रहे हैं सर। नहीं बाबू, मेहनत बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करना पड़ता है। जैसे आप लोगों के लिए मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो मिल नहीं रहा है बट कर रहा हूँ। मिलेगा, लेकिन एक दिन मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, एक दिन मिलेगा, है ना। आप लोगों को भी मिलेगा, मेहनत करते रहिए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, बताओ बताओ यार, सॉल्व करें इसको। देखो, इसको मैं सॉल्व तो करूंगा, कर देता भी हूं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको एक हिंट दे दूंगा, आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन आसानी से कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं कि ऐसा करो कि C1 को लिख दो, C1 को लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जब C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे वाह, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अरे वाह, है ना। अच्छा, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बीटा, बीटा स्क्वायर, गामा प्लस अल्फा, गामा स्क्वायर, गामा गामा स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा। आ गया। अब देखो तो कुछ हिंट मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल मिल रहा है। अब मैं यही हिंट देना चाहता था आपको। अगर आपको समझ में आ गया हिंट, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, और इसका आंसर होगा ये वाला। अल्फा बीटा कॉमन होगा, कहां से होगा आपको सोचना है। चलो, इफ द एरिया ऑफ a triangle ABC with vertices 1, 3, 0, 0 and k, 0 is 3 square unit, then the value of k is। देखो, ये क्वेश्चन ना डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं है बाबू, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं करवा देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवा देता हूं क्या, कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो उसको सिंपल यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, है ना। तो फार्मूला में आप इस तरीका से यूज करना, ठीक है। फार्मूला मैं बता देता हूं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये फार्मूला आप यूज करना, और इसको लिख देना 3 स्क्वायर 3। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे, x1 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है, और x3 का वैल्यू पता है। जब सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं बता दिया हूं, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो, कह रहा है इफ द पॉइंट्स -3, 2 x, 2 एंड 8, 8 आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको भी मैं नहीं करवाऊंगा, बस बस मैं बता देता हूँ। कॉलिनियर का मतलब यह हुआ कि एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट है, एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट है, तो एक मान लो कि एक ट्रायंगल बना, इसका डिटर्मिनेंट का, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। तो इसमें ये तीनों पॉइंट पुट कर दो, और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कर दो, बस आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस।
ये भी वही है यार। देखो, मान लो ये लाइन है, इसका पॉइंट दे दिया 1,2, पॉइंट दे दिया 3,6। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आपको करवा दे रहा हूँ, है ना। मैं बता देता हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट, आप लोग कर लेना। 3,6, आप एक पॉइंट मान लेना इस ट्रायंगल पे x कॉमा वाई। अब x कॉमा वाई ट्रायंगल मान लेना, x कॉमा वाई एक पॉइंट मान लेना, और एक डिटर्मिनेंट लिख देना और उसका एरिया को जीरो करवा देना, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो करवा देना। जब डिटर्मिनेंट आप लोग लिखोगे तो 1,2,1, 3,6,1 और x कॉमा वाई 1, ये करोगे तो आपका जो जो वैल्यू आएगा वही इसमें इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बताओ, इसको करवाने की जरूरत है क्या। बोल रहा है A22, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A22। A22 मतलब क्या, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो इसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 टू द पावर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 इंटू इसको ये इसका मतलब इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा क्या 4 इंटू 4। तो -1 पे पावर 2 + 2 इज 4 पॉजिटिव, दैट इज 1 इंटू 4 इज 4। तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, सॉरी, हाँ इसका कोफैक्टर क्या आ गया 4। A22 का कोफैक्टर क्या आ गया 4, और A21 का कोफैक्टर क्या आ गया, तो -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू 2 1, 2 रो 2 और कॉलम 1, इसका कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा, -1 टू 2 + 3 हो जाएगा -1, तो -1 इंटू इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो -1, तो -1 इंटू -1 इज +1। यानी कि कोफैक्टर क्या आ गया, एक तो 4 आ गया और एक 1 आ गया। 4 और 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। ऑप्शंस जो दिया है गलत दिया, आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या है 4 एंड 1 इज करेक्ट। 4 एंड 1 इज करेक्ट, बाकी जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर आप गलत कर रहे हैं, मैं 100% श्योर हूं कि मैं सही कर रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं यार। ओ माय गॉड, नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्वेश्चंस बच रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ऐसा करते हैं ना कि आ, एक वीडियो और बना देंगे, है ना। ऐसा करते हैं, एक वीडियो और बना देंगे, और इस उस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ले लूंगा और कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ठीक है ना। देखो, वीडियो लंबा कर दूंगा तो आप लोग को देखने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो चलो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज एक कमेंट जरूर डालिएगा। कमेंट में आप ये डालिएगा आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा। क्या इस वीडियो में जो कहानी में बताया 5 मिनट का, वो कहानी आपको अच्छा लगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।